नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी इतिहास हमारे अतीत भाग 3। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा की इस श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जैसा कि चैप्टर का टाइटल ही हमें बता रहा है कि 1857 की क्रांति में जनता किस तरह से बगावत करती है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, और उसके बाद क्या दूरगामी परिणाम उसके दिखाई देते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रो हम पहले ले लेते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर व्यापार के लिए भारत में आती है। ठीक है? जब ये व्यापार के लिए आती है तो इसका उद्देश्य सिर्फ़ यहाँ से अच्छी-अच्छी चीज़ों को लेकर जाना था, यानी कि जो मसाले हैं, सूती वस्त्र हैं अच्छी क्वालिटी के, है ना? महीन, पतला, बेस्ट क्वालिटी का जो सूती वस्त्र है वो लेकर जाना है, यहाँ से रेशम के कपड़े लेकर जाना है। और इसके बदले में ब्रिटेन से वहाँ से क्या आता था, इसके बदले में सोना, चांदी और करेंसी वहाँ की जो आती थी, यहाँ पे सोने चांदी में व्यापार होता था। ठीक है? अब धीरे-धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना साम्राज्य इतना फैला लेती है कि वो ना केवल व्यापार के लिए बल्कि यहाँ पर अपने पाँव इतने पसार लेती है कि यहाँ के राजाओं की जो देशी रियासतें हैं या जो भी स्टेट्स थे, वहाँ पर ये पूरा अपना अधिकार धीरे-धीरे कायम करना शुरू कर देती है। 1757 का जो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ये किसके बीच में होता है? ये होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ये हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में, ये जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, इसके बीच में ये युद्ध होता है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। फिर यहाँ पर इसको कंपनी को यानी ईआईसी को बंगाल में दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है? और इसके साथ-साथ एक और चीज़ क्या होती है कि 1761 में, कब? 1761 में यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है? ये किस-किस के बीच में होता है? ये होता है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और अगेन रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर जीत होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी अपनाते हैं कठपुतली शासक की। ठीक है? और ये सिराजुद्दौला जो है वो इनका तो कहना मानता नहीं है। तो उसको वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ये पहले खुद एक मीर जाफ़र को यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है? उसको फिर वो जब बगावत करने लगता है तो उसकी जगह पे मीर कासिम को बना देते हैं नया नवाब। फिर जब मीर कासिम भी यहाँ पर इनके फ़ेवर में नहीं होता है ब्रिटिशर्स के, तो वापस मीर कासिम को हटाकर, क्योंकि ये जो दूसरा युद्ध है, जो बक्सर का युद्ध है, ये मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। तो इसको हटाकर वापस मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी को यानी ईआईसी को बंगाल की दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं। किसकी दीवानी के अधिकार मिलते हैं यहाँ पर? बंगाल की दीवानी के अधिकार इनको मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है? और इसके साथ-साथ हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड में क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये भारतीयों को नील की खेती के लिए बहुत परेशान करते हैं। यानी कि यहाँ का जो नील है, क्योंकि जलवायु काफ़ी उपयुक्त है, अच्छी जलवायु है यहाँ की। ठीक है? तो यहाँ पर नील की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु इनको मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, और यहाँ तक कि जो यूरोप में जो नील की खेती होती है वो भी उस अच्छी क्वालिटी का नील नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंडियाज़, है ना? तो यहाँ का जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है कि नील की खेती अगर एक बार जिस ज़मीन पर हो जाए तो वहाँ पर दूसरी फसल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ग्रामीण शासन था, ग्रामीण शासन वाले यानी ग्रामीण जो राज्य थे, उन सब से भी अंग्रेज़ क्या करते थे, भू राजस्व इकट्ठा किया करते थे। ठीक है? और इसके अलावा फिर वो क्या था, इसके अलावा फिर और क्या होता था कि जो ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ग्रामीण राज्यों को तो अपने अंडर में लिया ही, है ना? और यहाँ पर इसके साथ-साथ इन्होंने जो घुमंतू आदिवासी थे, इनको भी परेशान करना शुरू कर दिया, और इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इनको बागानों में और खदानों में
काम करना पड़ा। इनसे इनकी कृषि भूमियाँ ले ली गई, इनको जंगलों में रिज़र्व जो एरिया बना दिए गए थे वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था। इनको झूम खेती जिसके लिए ये करते हैं प्रसिद्ध हैं आदिवासी, झूम खेती या बेवड़ या घुमंतू कृषि है जो है, अलग-अलग नाम है, कुछ भी ऐसा नहीं करने दिया जाता था। तो जनता में धीरे-धीरे विरोध की भावना प्रबल होती जा रही थी। सिंपल सी बात है, देखिए इसके अंदर क्या-क्या रीज़न थे। एक तो नवाबों की छिनती हुई सत्ता। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब नवाबों की सत्ता धीरे-धीरे यहाँ से निकलने लगे उनके हाथों से, तो उनके अंदर भी एक जो विरोध है अंग्रेज़ों के प्रति वो ज़ाहिर होने लगा। दूसरा यहाँ पर कारण क्या बना कि आम जनता का क्या बना कि आदिवासियों पर अत्याचार, है ना, हो रहे थे और जो किसान हैं उनसे जबरदस्त भू राजस्व और अन्य कर लिए जा रहे थे। फिर हम देखते हैं सैनिकों का, क्योंकि सैनिक भी तो बहुत बड़ा एक भूमिका निभाते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र विशेष में। तो सैनिकों का जो धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, यानी तात्कालिक जो कारण हम देखते हैं, वो क्या था, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल को, है ना? ये हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें यहाँ पर जो किसान हैं और जो सैनिक हैं, वो पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं कि इन अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का। ये जो संघर्ष था या ये जो संग्राम था 1857 का, ये उत्तर भारत के मैदानी मैदानों में फैल गया था। अब देखिए नीतियाँ और लोग। पिछले चैप्टर्स में हम ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी सिपाहियों सब पर सब तरह से असर पड़ा था। हम यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती थी और उनकी भावनाओं को जिससे ठेस पहुँचती थी, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। अभी हमने बात की कि सबसे पहले नवाबों की छिनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म किए जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेज़िडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ठीक है? ये कारण थे इनके नवाबों के या जो शासक थे उनके विद्रोह के कारण थे। हम ये देखते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ठीक है, हम आगे जो पढ़ते हैं। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो इस संधि को लेकर आते हैं। ठीक है, और 1801 में अवध एक ऐसी रियासत थी जिस पे सहायक संधि थोपी भी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये ऐलान करते हुए उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था और इसने ये ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। यानी कि ये इल्ज़ाम लगाकर, ये कारण बताकर कि यहाँ पर कुशासन चलाया जा रहा है अवध में, इसलिए उसको अंग्रेज़ जो है वो अपने कब्जे में करते हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा लिया गया था। उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। जफर उनकी उपाधि है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनसे परेशान कौन-कौन हुए? एक तो हुए झांसी वाले, है ना? रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और अब मेरा जो एक गोद लिया हुआ बच्चा है, आप उसे ही अगला शासक मानें। तो यहाँ पर झांसी के उलट में हो गया काम, है ना? अंग्रेज़ों ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इसी तरह से पेशवा बाजीराव जो थे, है ना? नाना साहब कानपुर वाले,
है ना। तो ये जो कानपुर वाले जो नाना साहेब हैं, इनकी भी छुट्टी कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि चलो जी, अब आपको जो पहले परिवार को पेंशन दी जा रही थी, आप भी उसी पे रहें। लेकिन उनको फिर पेंशन उनकी बंद कर दी गई, है ना। तो इनके भी अंग्रेज इनसे विमुख हो गए और इनके मन में भी विरोध जग गया, झांसी में जग गया, कानपुर में जग गया, है ना, नाना साहेब वाला। फिर उसके बाद अवध, अवध तो इनकी खुद की फेवरेट रियासत थी, इनके अपने ही उसके ऊपर नवाब थे। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर इसको ये कहकर, अंग्रेजों ने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा था, कुशासन चल रहा था और ये मजबूर हैं। देखो अंग्रेज क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज जो लोग हैं वो मजबूर हैं इस रियासत का शासन अपने हाथ में लेने पर। और तो और यहाँ पर जो अंतिम मुगल सम्राट हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जी? ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय हैं। इनका ये कहना था, यानी इनके बारे में क्या हो रहा था कि कंपनी ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लॉर्ड डलहौजी ने। उस टाइम पे तत्कालीन कौन था? डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई अब आप बादशाह हो, आप ही रहोगे अकेले लास्ट में, यानी कि इस मुगल शाही के अंतिम सम्राट आप ही कहलाओगे। आपके जो बेटे हैं वो आगे से बादशाह नहीं कहलाएंगे, उनको राजकुमार कह दो भले ही, लेकिन आपको आपकी मृत्यु, यानी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद एक पहली कंडीशन कि आप अंतिम मुगल शासक होंगे, मुगल बादशाह होंगे। सेकंड थिंग, आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये थी कि आपकी मृत्यु के बाद उन आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, उनमें से किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये तो देखो नवाब या छोटे शासक साइड में, जो अंतिम मुगल सम्राट है, इन्होंने तो उनको भी नहीं पूछा। ठीक है। अब देखिए किसान और सिपाही कैसे इनके अंग्रेजों के विरोधी बनते हैं। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे। इस कारण इनकी पीढ़ियों पुरानी इनकी जो जमीन थी, इनके हाथों से किसानों के निकल रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। हम सब जानते हैं कि भले ही भारतीय व्यक्ति, कोई सैनिक कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन किसी भी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक की तुलना में इनको वेतन भी कम दिया जाता था, इनसे काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था, और इनके जो भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, उनसे इनको कोई अंग्रेजों को सरोकार नहीं था। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। यानी कि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ईसाई मिशनरीज आने लग जाते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक तो उनका धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं, इससे इनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएँगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई थी, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कड़ा कानून बनाना पड़ा था। इस कानून में साफ-साफ कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँव के हालातों से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही तो खुद किसान थे। वो अपने परिवार गाँवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। इसके अलावा सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, यहाँ पर असभ्य लोग रहते हैं। तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं खैर। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने
और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1830 के बाद यहाँ पर ईसाई मिशनरीज़ जो आ रहे थे उनको खुली छूट दे दी कि देखिए जैसे मर्ज़ी करो, हमारे पास यहाँ पर लोग आने चाहिए जिनका धर्मांतरण किया जाए और यहाँ पर आपको जमकर लूट-पाट करने या राजस्व वसूलने की छूट है, संपत्ति जुटाने की छूट है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनता की नज़र से देख लेते हैं। सिपाहियों का हमने देख लिया, किसानों का देख लिया, आम जनता का देख लेते हैं। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्तोत्र 1 और 2 को पढ़ें। अभी तो हमें ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जो सिपाही है वो एक आम बाजार में बात कर रहा है। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ जाती है यहाँ 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, ध्यान रखिए विष्णु भट्ट गोडसे कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी माझा प्रवास, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कुछ अंश दिया गया है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से होती है जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि ये वापस लौट जाएं। लेकिन क्योंकि 3 दिन के भीतर ही चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, सिपाहियों ने जो कहा था वह इस प्रकार है। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। मतलब पक्की प्लानिंग बना रखी है कि इनको इनके धर्म को, कल्चर को खत्म कर देना है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन सिपाहियों ने इनको बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो ये क्या बताते हैं विष्णु भट्ट गोडसे जो है, ये कहते हैं कि मेरठ छावनी से भी एक गुप्त योजना बनकर बाहर आ गई है, विभिन्न छावनियों तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, दूसरा एक स्रोत हम देखते हैं, यहाँ पर एक और झलक हमें मिलती है। ये है उस दौर की एक और झलक, सूबेदार सीताराम पांडे। इनके संस्मरण संस्मरण यानी इन्होंने अपनी मेमोरीज के बेसिस पे, यानी जिन भी इंसिडेंट्स को इन्होंने देखा, फॉलो किया, उनको संस्मरण का नाम दिया है। सीताराम पांडे ये कौन है, सूबेदार है, को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद भी की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। लेकिन फिर भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों में एक अंश इस प्रकार का है। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से
सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों की सेना कब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। अब ये एक जो बिल्डिंग दी गई है ये क्या है? मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, इनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। फिर आगे देखिए, संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबके सामने ईसाई बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। आगे देखिए, कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। सीताराम पांडे, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, ये इन पेजेस का एक उदाहरण जो है, इलुस्ट्रेशन जो है वो लिया गया है। अब देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन जाता है। पहली चीज ये देखिए, सैनिक विद्रोह होता है क्या है? जब सैनिक इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष की अनोखी बात कोई नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 से शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग यह मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष सशस्त्र संघर्ष था। ये देखिए, एक चित्र दिखाया गया है, कैवेलरी लाइनों में युद्ध, यानी कैवेलरी क्या होता है? जो घुड़सवार जो पंक्ति होती है उसमें युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा जो विद्रोही है वो बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे। कहाँ से? बरेली से दिल्ली। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक देखिए, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया जाता है। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने में इनकार कर दिया था। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। ठीक है।
मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन यह सवाल था कि इस अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन संभालेगा, चलाएगा। सिपाहियों ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बादशाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ये मंगल पांडे की स्मृति में एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। अब देखिए, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी। कौन पहुंच गई थी? ये मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली थी जो 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारत को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार ये जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस कथन बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार में भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ऐसा कुछ चेंजेस होते ही नहीं जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में अपने आप शांत हो जाएगी, लेकिन बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब देखिए, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है, खबर फैलने में भी कुछ समय का लगना तो था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के जो लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की, ब्रिटिश सैनिकों को शहर में खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया था। ये कहाँ का किया गया है? लखनऊ का नया नवाब किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है बिरजिस कद्र को, जो नवाब वाजिद के बेटे थे, वाजिद अली शाह के बेटे थे।
अब देखिए, बिजरिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जाकर मिल गई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में सॉरी मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़, भाजपा नहीं, राजगढ़ है। राजगढ़ की अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइडलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति वो साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विरोधी सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब देखिए, ये है वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ये पुराने जमींदार हैं वीर कुंवर सिंह। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है, फिर है ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं और उन्हें दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर जो है कब्जा किया हुआ है। ठीक है, एक तरफ दिल्ली का जो लाल किला है और दूसरी तरफ जो है वो सलीमगढ़ किला है। यहाँ पर इनका दोनों का कब्जा इनके ऊपर किया हुआ है। अब एक और चित्र देखिए, यहाँ से पलायन हो रहा है। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ये विद्रोही सैनिक हैं जो मेरठ से निकलकर अब दिल्ली की ओर कूच करते हैं। तो कंपनी का पलटवार होता है। देखिए, पहले शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी भरकम किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल आई। सितंबर 1857 में, यानी कि क्रांति के जस्ट बाद में, अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले और पहुंचाए जाते थे। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी है। ठीक है। अब देखिए कंपनी का पलटवार। कंपनी अपने आप को कैसे डिफेंड करती है इन सबके लोगों के सामने, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, जमींदार हो या मजदूर हो, कोई भी वर्ग जो था, इन सबके सामने अब कंपनी जो है वो किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करेगी, किस तरह से खुद को डिफेंड करती है। इस उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। 1857 की जब क्रांति होती है तो ये जो
तो ये जो जब 1857 की क्रांति होती है तो हम देखते हैं देखिए कंपनी जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला कर लेती है। इंग्लैंड से और फौजी मंगवाती है, विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाती है और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इन पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। इनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी जाती है। देखिए जब 1857 की क्रांति होती है, तो ये दिल्ली के जो मकबरा है हुमायूँ का, दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे में जाकर ये शरण लेते हैं, ठीक है? और वहाँ से ये जो मेजर हडसन है, ये इन्हें गिरफ्तार करवाकर लेकर आता है और इनकी आँखों के सामने इनके बेटों को मार डाला जाता है गोली से और बहादुर शाह जफ़र को और उनकी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया जाता है और यहीं इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफ़र जो है, वो अंतिम सांस लेते हैं, ठीक है? अब आगे देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आगे देखिए, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। लखनऊ के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ होता है। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो जाती हैं। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहते हैं। ठीक है, ये जो एक डाक टिकट है तांत्या टोपे की स्मृति में जारी किया गया था। ठीक है? और फिर है जिस तरह से पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार देखिए, उन्होंने वफ़ादार भूस्वामियों के लिए इनामों के ऐलान कर दिए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार जो है वो बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी भी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब ये जो चित्र हम ये देख रहे हैं, ये है अंग्रेज़ टुकड़ियाँ जब दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। ठीक है? अब इसी तरह से एक और चित्र है, अंग्रेज़ टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज़ सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। फिर है विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अब बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो गए थे और हम भी देखते हैं कि 1757 से 1857 का जो वक्त है, यानी ये जो 100 साल का जो समय था, ये इसमें इतना शोषण किया गया था हर वर्ग का, किसी एक का नहीं, हर वर्ग का। चाहे वो नवाब थे, राजा थे, है ना? नवाब हों या राजा थे, जो भी थे, चाहे वो सिपाही थे, चाहे वो मज़दूर वर्ग थे,
चाहे वो किसान वर्ग थे, चाहे वो सेना थे, कोई भी थे, इवन आदिवासी समूह भी थे जो भी, सबके ऊपर इन 100 सालों में इतना ज़्यादा शोषण किया गया था कि जिनके अंदर, लोगों के अंदर, हर एक वर्ग के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति जो विरोध है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश था, वो क्रांति के रूप में बाहर निकला। और बहुत सारे जो एक मोटिव थे, वो खड़े हुए और तात्कालिक कारणों ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। अब जब अंग्रेज़ों ने वापिस इस देश पर कब्ज़ा कर लिया, दिल्ली पर वापिस कब्ज़ा कर लिया, तो अब उनको ये समझ में आ गया कि अगर ये अब क्रांति कर सकते हैं, जिसे दबाने में इन्हें इतना ज़ोर आया, तो अब इनको लगा कि कुछ सर्टेन चेंजेस तो हमें भी करने ही पड़ेंगे, ताकि ऐसी क्रांति फिर से वापिस ना हो पाए, ऐसा आक्रोश लोगों का वापिस ना हो पाए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी कि कान को पकड़ो, इधर से लेफ्ट से पकड़ो चाहे राइट से पकड़ो, चीज़ वही थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट वही की वही है, बस उसका नामकरण कर दिया गया है नया, उसको वायसराय का पद दे दिया गया। और इंग्लैंड की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर अलग से एक भारत मंत्री बनाया गया, जो भारत के जो मुख्य जो मसले होते थे उनको संभालने का जिम्मा दे दिया गया। और उसकी एक सलाहकारी एक समिति भी बना दी गई, है ना? एक परिषद भी बना दी गई, समिति या परिषद जिसे कहें, उसको भी बना दिया गया और यहाँ पर गवर्नर जनरल के ओहदे को वायसराय का नाम दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा-रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इसी तरह से भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। थर्ड था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। फिर है मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। देखिए, ये जितनी जो बातें लिखी गई ना, इन सब के उलट होते जाएंगे बाद में वापिस। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब ये देखिए, ये तत्कालीन भारत का जो क्षेत्र है, जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये इधर से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है और इधर से ये सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, ये पंजाब का तत्कालीन और सिंध प्रांत का जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस सब के हिस्से को दिखाया गया है। अब देखिए, जो हाइलाइटेड किए गए हैं उनको देखिए, विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से रहे थे? ये रहे थे, दिल्ली था, मेरठ था, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद। ये मुख्य-मुख्य केंद्र रहे थे और इसके अलावा जो अन्य जो केंद्र रहे थे विरोध के, विद्रोही जो सैनिक विद्रोह हुए थे, उनमें कौन से थे? जैसे सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिलौर, सहारनपुर, रोहतक, ये नसीराबाद, नीमच, ये राजस्थान के हैं, ये महू एमपी का है। इसी तरह से जबलपुर, सागर, ये भी एमपी का क्षेत्र है। झांसी, नौगंग, नागौर, बनारस, दीनापुर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, नवाबगंज, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, फतेहगढ़, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं, इन सब पर सैनिक विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति में। अब देखिए, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी है इसमें। अब वो देखिए,
1857 की घटना से बहुत पहले इसी प्रकार की एक घटना 1857 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई। हमारे लिए इस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। बहुत सारे, एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे कारण थे जिसके लिए अंग्रेजों के प्रति जो विरोध है वो होना स्वाभाविक था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के एक दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ने इस दुर्दशा से विचलित होते हुए क्या किया, अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि चाहे मराठा थे, चाहे अंग्रेज थे, या कोई और भी थे, जिसने चाहे कोई भी था, जिसने भी किसी भी अगर स्टेट पे कब्जा किया है तो वहाँ के मंदिरों पर भी अपना कब्जा किया है, वहाँ की जो भू राजस्व प्रणाली है उसके ऊपर भी कब्जा किया है। सामंती प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। नवाब थे, दीवान थे, सब तरह की जो अधिकार थे वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। अब ओडिशा के जो दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर और मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। किसके? ये जो मुकुंद देव हैं, इन्होंने सोचा कि मराठाओं को हमने हमारे पहले ही 4 परगना दे रखे हैं, है ना, और इधर से जगन्नाथ मंदिर के अधिकार भी उनके पास ही चले गए थे, तो उसको वापस पा लिया जाए, क्या पता अंग्रेज हमारी हेल्प कर दे। हुआ उल्टा, अंग्रेजों ने इनके शासन को अपने ही शासन में मराठाओं से तो छीना ही छीना और इनको वापस दिया भी नहीं। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनको उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, यानी दसवां हिस्सा था, जो दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और इसका उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया मुकुंददेव का। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपना दी। इससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इस नीति की भयावता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता और रैयत यानी किसानों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई दी, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों को की जमीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु दिवाकर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। वे व्यवहारिक रूप से एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा
अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। देखिए ये हालत कर दी थी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। बीते हुए वर्ष के साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वो थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि करना, नमक की आपूर्ति में कमी जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील और भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी इस स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण किया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और एक अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला किया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम उठाकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहरें अलग-अलग दिशाओं में फैल गई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए इनके साथ ऐसा, अंग्रेजों के साथ। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ के मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास उनको दे दिया गया। बक्सी जगबंधु जो थे, ये अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर और राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का इन्होंने प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भी फैला। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा और बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट आए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर के देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था यह, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर आंकना होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर है अन्यत्र देखते हैं, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। 1857 में भारत में जब विद्रोह फैला हुआ था उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य जाकर खत्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था। वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आधारित
आदि परंपरागत धर्मों के चीनी धर्मों के खिलाफ था। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी धर्म के पास निजी संपत्ति नहीं होगी और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी रहेगी। चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। तो अब देखिए तरह-तरह के विद्रोह जो हुए हैं, चाहे तत्कालीन भारत में हो रहे थे या चीन में हो रहे थे। लोग जब त्रस्त हो जाते हैं किसी भी आतंक से, किसी भी प्रकार के शोषण से, तो विद्रोह की भावनाएँ उठना स्वाभाविक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए चैनल इज़ी इज़ी लाइफ़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद, आभार।